गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले जो क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था हेटेरोस्पोरी यानी विषम बीजाणु। यानी इसमें क्या देखा आपने, क्या पढ़ा। यहाँ पर ने देखा कि हेटेरोस्पोरी क्या है, क्या होती है। तो हेटेरोस्पोरी में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स ऑन ए सिंगल प्लांट। यानी किसी एक पादप पर दो तरह के बीजाणुओं का बनना ही हेटेरोस्पोरी कहलाता है, विषम बीजाणुता कहलाता है। यानी वो परिघटना या फिनोमेनन इन विच डेवलपमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स occur is called as known as heterospory। तो अब यहाँ पर फिर हमने देखा हेटेरोस्पोरी में अपन ने पढ़ा था कि दो तरह के स्पोर्स का निर्माण हुआ था, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स ऑन सेम प्लांट। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स नंबर अधिक होती है लेकिन इनका जो साइज होता है वो कम होता है, छोटा होता है। मेगा स्पोर्स संख्या में कम बनती है लेकिन इनका जो साइज होता है जो बड़ा होता है। तो इनका साइज, संरचना एंड फिजियोलॉजी दोनों ही अलग होती है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स की, जो अपन डिस्कस कर चुके थे। भाई फिजियोलॉजी में देखें तो माइक्रोस्पोर्स जब जर्मिनेट होगा तो उससे मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ था, और अगर मेगास्पोर्स का जब जर्मिनेशन होता है तो उससे फीमेल गैमीटोफाइट बनता है। ठीक है, तो इससे अपन को सेक्स डिटर्मिनेशन भी यहाँ पर हो जाता है। यानी इससे अगर होगा तो वो मेल है, मेल स्पोर के रूप में काम करेगा। अगर मेगा स्पोर है तो वो फीमेल स्पोर के रूप में काम करेगा, और उससे फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर मेल गैमीटोफाइट बने माइक्रोस्पोर से। तो ठीक है, मेल गैमीटोफाइट पर एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट और उसमें एंथ्रोजॉइड्स बने, और मेगास्पोर में फीमेल गैमीटोफाइट जिसमें आर्चिगोनियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का निर्माण हुआ। बाद में फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह की जो कंडीशंस थी हमने 9 जेनेरा या जीनस या वंशों में प्रेजेंट होती है इन टेरिडोफाइट्स। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है कि भाई हेटेरोस्पोरी बनी, नेक्स्ट सीड हैबिट। सीड हैबिट क्या है, बीजीय स्वभाव भी टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। सीड हैबिट यानी इन प्लांट्स में ट्रू सीड तो नहीं बना, एक सत्य सीड का निर्माण तो नहीं बना, लेकिन सीड जैसी संरचना का विकास हो गया था, या इन्होंने दिखाया, या जो सिलेजिनल उसमें प्रेजेंट होता है सीड हैबिट। तो सीड हैबिट में कौन कौन सी कंडीशंस हैं, क्या मुख्य मुख्य बातें हैं जिससे आगे इसमें सीड हैबिट जैसे पाया जाता है। और इसी में कुछ कमी रह गई जिससे कि एक इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया सीड का, यानी एक ट्रू सीड नहीं बना। तो इसके लिए सीड हैबिट में जो सबसे पहली चीज है, नंबर 1 हेटेरोस्पोर, यानी विषम बीजाणुता का पाया। दो तरह के बीजाणुओं का होना आवश्यक था ऑन सेम प्लांट, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक है, सबसे पहली शर्त है अकरिंग ऑफ सीड हैबिट या अकरिंग ऑफ हेटेरोस्पोरी, यानी विषम बीजाणुता का फॉर्मेशन होना। ठीक है, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी बनी। नेक्स्ट, तो इसमें अपन जानते हैं कि हेटेरोस्पोर्स में एक माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे माइक्रोस्पोर होते हैं, लेकिन जनरली जब मेगास्पोरेंजियम बनती है तो उसमें जो मेगास्पोरेंजियम
और यहाँ पर नंबर ऑफ मेगास्पोर जनरली 4। कितने? 4। तो पहली शर्त थी विषम बीजाणुता का बनना। दूसरा जो है सेकंड, यानी इसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर्स। मेगा स्पोर्स। तो जैसा अपन जानते हैं कि एक मेगा स्पोरेंजियम में 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 4 मेगा स्पोर हैं उसमें से 3 जो मेगा स्पोर हैं वो विघटित हो जाते हैं या रिडक्शन हो जाता है उनका, और सिर्फ एक ही मेगा स्पोर यहाँ पर फंक्शनल रहता है, यानी आगे ये क्रियाशील रहेगा। तो हेटेरोस्पोरी का निर्माण हो गया, और अब मेगा स्पोरेंजियम में एक ही मेगा स्पोर एक्टिव रहा, यानी फंक्शन में काम आया। थर्ड जो है, जो अपना जो बात है थर्ड ध्यान देने वाली, उसमें रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इन मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम। रिटेंशन मीन्स एक फंक्शनल जो मेगास्पोर है वो लंबे समय तक, यानी चिर स्थायी रूप से उस मेगास्पोरेंजियम में स्थिर रहे, रिटेन रहे। ये भी सीड बनने के लिए या सीड हैबिट के लिए बहुत ही जरूरी शर्त है। यानी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो उस मेगास्पोरेंजियम में चिर स्थायी या लंबे समय तक स्थिर रहे। ठीक, नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक ही मेगास्पोर एक्टिव रहा, बाकी के नष्ट हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। फोर्थ, इलेबोरेशन ऑफ एपिकल पार्ट और अपेक्स ऑफ मेगास्पोर। तो यहां पर क्या हुआ, मेगा स्पोरेंजियम बनी। मेगा स्पोरेंजियम में जो इसका शीर्ष भाग है यानी एपिकल पार्ट है, उसमें विवर्धन होना है, यानी इसमें जो पीक जैसी संरचना है उसमें कुछ चेंजेस आने। इससे क्या होगा, यहाँ पर इलेबरेशन होगा, उससे क्या होगा, एपिकल पार्ट पर यहाँ पर कैविटी जैसी संरचना का निर्माण। एपिकल या अपेक्स पर इस तरह से, जिससे कि जो पोलन ग्रेन्स हैं या फिर माइक्रोस्पोर्स यहां पर ये ग्रहण कर सके, इनको रिसीव कर सके, माइक्रो स्पोर्स को मेगा स्पोरेंज। तो यहाँ पर इस तरह से इसका जो अब इस तरह का माइक्रोपाइल था उसमें इलेबरेशन हो गया, विवर्धन हो गया, और इस तरह से ये चैम्बर जैसी संरचना बन जाती है इस तरह से। और यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर बनता है। तो इसमें चेंज हुआ, एपिकल जो पार्ट था माइक्रोस्पोरेंजिया का उसमें इलेबोरेशन हो गया।
थर्ड नेक्स्ट जो स्टेज है यहाँ पर, इसमें अब ये सब चीजें हो गई, रिटेंशन अधिक समय तक रहा। नेक्स्ट अब इसको भोजन किस तरह से करें, क्योंकि न्यूट्रिशन भी जरूरी है। न्यूट्रिशन के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन जरूरी है एम्ब्रियो के लिए। तो इसमें क्या होगा, मेगास्पोर एंड मेगास्पोरेंजियम, उसमें जो टिश्यूज हैं उसमें हिस्टोलॉजिकल कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्शन, ठीक है। तो हिस्टोलॉजिकल कनेक्शन हो जाएगा, भौतिक रूप से वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इससे जो वेस्कुलर सप्लाई है वो यहाँ पर, इससे जो फंक्शनल मेगास्पोर है यानी जो एम्ब्रियो है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इससे इनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन यानी भोजन भी मिलता रहता है। यानी इस तरह से इसका जो टिश्यू सिस्टम है उसमें भी चेंजेस हुए, जिससे कि जो फंक्शनल अपना मेगास्पोर है और उसमें जो एम्ब्रियो वगैरह का डेवलपमेंट होगा उसमें दोनों के टिश्यू मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोर, उन दोनों में हिस्टोलॉजिकली मीन्स औतिकीय रूप से दोनों में कनेक्शन स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज है लास्ट, तो ये बन गया। नेक्स्ट यहां तक ये सीड हैबिट बनी। उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो इंसिलेजिना पेस्टिस, मोनोस्पोरा वगैरह, वहां पर ये इन मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही इसका जर्मिनेशन चालू हो जाता है। इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। उसमें फुट वगैरह या एपिकल पोल, बेसल पोल, इन सब का निर्माण हो जाता है। तो ये सारी चीजें इन जो टेरिडोफाइट्स हैं यानी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं उनमें दिखाई देते हैं, जिससे कि एक सीड जैसे स्वभाव का इनमें विकास हो जाता है। लेकिन एक पूर्ण रूप से डेवलप्ड सीड का विकास यहाँ पर नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? नंबर 1, इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स का यहाँ पर निर्माण नहीं हुआ, यानी इंटेगुमेंट्स फॉर्मेशन नहीं हुई। इससे क्या हुआ इंटेगुमेंट से? और इंटेगुमेंट्स नहीं है यहाँ पर, तो उससे सीड कोट का निर्माण, सीड कोट। सेकंड, रेस्टिंग स्टेज, विश्राम अवस्था। तो टेरिडोफाइट्स में, एम्ब्रियो में किसी भी तरह की लंबे समय विश्राम अवस्था नहीं पाई जाती। तो ये दो, इसलिए ये दो रीजन है जिससे इनमें एक सीड का विकास नहीं हुआ। सिर्फ बीजीय स्वभाव का विकास हुआ, लेकिन सीड नहीं बने। सीड का जो निर्माण होता है नेक्स्ट, जिससे जो प्रगत अपना जो प्लांट्स हैं, एडवांस प्लांट है जिम्नोस्पर्म, उनमें सीड का निर्माण चालू हुआ। फर्स्ट जो सीड बनते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में बनते हैं। तो इनमें रेस्टिंग स्टेज की अनुपस्थिति और इंटेगुमेंट्स का नहीं बनना, इस कारण से जो सीड है उसका इस्टेब्लिशमेंट टेरिडोफाइट्स में नहीं हुआ। अगर ये दो चीजें बन जाती तो सीड का इस्टेब्लिशमेंट भी इन टेरिडोफाइट्स में हो जाता। तो ये मुख्य जो चीजें हैं टेरिडोफाइट्स में या सीड हैबिट में जो पाई जाती हैं टेरिडोफाइट्स में, बीजीय
स्वभाव इस तरह से पाया जाता है, और लेकिन सीड वगैरह नहीं बने। आगे जो सीड बनते हैं वो जिम्नोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। थैंक यू।